या कुर्बानी कोई नहीं देना चाहता। लालच, हसद, नफरत ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने हुकूमत का साथ दिया है और जानबूझ कर गैर हाजिर रहे हैं। गैस का मसला हल नहीं हुआ तो फिर SSGC हेड ऑफिस के सामने मुजाहिरा और धरना देंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, कुर्बानी देना आसान नहीं होता। हज़रत इब्राहीम भी कुर्बानी के नाम पर इम्तिहान में डाले गए और वो भी ऐसी वैसी कुर्बानी नहीं थी, बल्कि अपने बेटे की कुर्बानी का हुक्म उन्हें मिला, लेकिन उन्होंने अल्लाह ताला से मोहब्बत का ये इम्तिहान कठिन मराहिल से गुजर कर पास कर लिया। अच्छा, कुर्बानी देना आप अक्सर सुनते हैं कि बच्चों का खेल नहीं है, लेकिन मैं आपको एक ऐसी कहानी सुना रही हूँ जिसमें ज़रूरतमंद बच्चों ने मिलकर अपने से भी ज़्यादा ज़रूरतमंद बच्ची की मदद करके अजीम कुर्बानी दी। कहानी कुछ यूँ है कि फ़लस्तीन के एक स्कूल में उस्तानी ने बच्चों से टेस्ट में पहली पोजीशन हासिल करने वालों को इनाम देने का वादा किया कि जो भी फर्स्ट आया उसको नए जूते मिलेंगे। अच्छा, टेस्ट हुआ, सब ने यकसा नंबर हासिल किए। अब एक जोड़ा सबको देना नामुमकिन था, इसलिए उस्तानी ने कहा कि चले कुरानदाजी करते हैं, जिसका भी नाम निकल आया उसको ये नए जूते दे दिए जाएंगे। और कुरानदाजी के लिए सबको कागज़ पर अपना नाम लिखने और डिब्बे में डालने का ये उस्तानी साहब ने कह दिया। अच्छा, उस्तानी साहिबा ने डिब्बे में मौजूद जो कागज़ है ना, उसके टुकड़ों को मिक्स किया ताकि किसी की हक तलफी ना हो, और फिर सबके सामने एक कागज़ उठाया। जो ही कागज़ खुला तो उस पर एक लड़की का नाम लिखा था जिसका नाम था वफ़ा। जब पर्ची पर जीतने वाले का नाम सामने आया तो सब ने तालियाँ बजाई। वो नन्ही लड़की वफ़ा जब वहाँ पर गई, उसने अपना इनाम वसूल किया तो उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसका ताल्लुक बहुत गरीब ख़ानदान से था और उसके पास जूते लेने तक के पैसे नहीं थे। और उसके जूते जो उसने पहने हुए थे बड़े फटे पुराने कपड़े भी थे और जूते भी बहुत ख़राब थे और वो तंग आ चुकी थी। अब उस बच्ची के सर से वालिद का साया भी उठ चुका था, माँ भी लाचार थी, वो बहुत बेबस सी बच्ची थी, इसलिए जूतों का ये नाम उसके लिए बहुत मायने रखता था, उसको ज़रूरत थी इस चीज़ की। जब उस तानी घर गई तो उसने रोते हुए सारी कहानी अपने शौहर को सुनाई, जिस पर उसने खुशी का इजहार किया और साथ रोने की वजह दरियाफ्त की। तो उस्तानी फूट फूट कर रोने लगी कि मुझे रोना उस बच्ची वफ़ा के जूतों से ज़्यादा बाकी बच्चों के एहसास और अपनी बेहिस्सी पर आ रहा है। उसने बताया कि जब मैंने डिब्बे में मौजूद दीगर कागज़, जो बाकी कागज़ थे, उनके टुकड़ों को चेक किया तो सब ने एक ही नाम लिख दिया था, वफ़ा अब्दुल करीम। उन मासूम बच्चों को वफ़ा नामी बच्ची के चेहरे पर मौजूद लाचारी और दर्द शायद नज़र आता था, महसूस होता था, लेकिन हमें नहीं हुआ कभी, जिसका वो कहती मुझे बहुत अफसोस है। अब नाज़रीन, बच्चों के अंदर एहसास पैदा करना और प्रैक्टिकली यानी अमली तौर पर उन्हें सखावत का दर्स देना सबसे बेहतरीन तरबियत है। हमारे कई बड़ों के बारे में किताबों में मौजूद है कि जी वो खैरात या जो सदक़ात हैं वो अपने हाथों से नहीं देते थे, बल्कि बच्चों को देकर उनसे तकसीम करवाते थे। जब पूछा गया तो यही वजह बताई गई कि जी इससे बच्चों के अंदर बचपन से इत्तेफाक की जो सिफ़त है वो और गरीबों और लाचारों का जो एहसास है वो पैदा होता है। अच्छा, बच्चे तो बच्चे हैं जिन्होंने उम्र में छोटे होने के बावजूद बहुत बड़ा दिल पाया है। जिस तरह कहानी में तमाम बच्चों ने एक ही बच्ची का नाम लिखकर जूतों की कुर्बानी दी, वो कुर्बानी एहसासात की अक्कासी करती है। हालांकि वो तमाम बच्चे भी, जो बाकी बच्चे थे, वो भी गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे और उन्हें भी नए जूतों की उतनी ही ज़रूरत थी जितनी कि उस नन्ही बच्ची वफ़ा को थी, लेकिन यहाँ ज़ाती ज़रूरत हार गई और एहसास का जज्बा, यानी सबसे ज़्यादा ज़रूरत उनको महसूस हुआ कि वफ़ा को है, तो ये जज्बा जो एहसास का था, जो उन सब ने वफ़ा का एहसास किया, ये जज्बा जीत गया। जो दूसरों के लिए जीते हैं वही दर हकीकत असल ज़िंदगी जीते हैं। लेकिन जैसे ही हम सियासत की सरहद में कदम रखते हैं तो ना हमें एहसास की कोई लहर महसूस होती है और ना ही हमें किसी के लिए कोई कुर्बानी का जज्बा नज़र आता है। नज़र बताएं, कहीं नज़र नहीं आता। हाँ, एक चीज़ नज़र आती है, वो क्या? लालच। एक और चीज़ नज़र आती है, हसद, नफ़रत नज़र आती है, या कुर्बानी कोई नहीं देना चाहता। लालच, हसद, नफ़रत ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी। हर कोई दूसरे को कुर्बानी का बकरा ज़रूर बनाना चाहता है, खुद कोई कुर्बानी नहीं देना चाहता। अब मईशत के नाम पर हुकूमत का दावा है कि जी ऑपोजिशन हुकूमत को महंगाई के सहारे घर भेजना चाहती है, जबकि ऑपोजिशन का ख्याल ये कि जी हुकूमत ने महंगाई बढ़ाकर गरीब आदमी का खून चूस लिया है। यानी ऑपोजिशन और हुकूमत एक दूसरे को कुर्बान करके इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठना चाहती है। और हुकूमती जमात का तो अब भी यही दावा है कि जी अगले 5 साल भी उन्हीं के होंगे। लेकिन अब सवाल ये कि कैसे होंगे, क्योंकि महंगाई के पहाड़ों के पीछे हुकूमत के जो बकिया अच्छे इकदाम हैं वो तो बाकायदा छुप कर रह गए हैं, ढूंढ के भी नहीं मिल रहे। अब इसकी मिसाल ऐसे है कि जब तक इंसान किसी के साथ अच्छाई करता रहे तब तक वो दूसरों की नज़र में बेहतरीन तस्वुर होता है, लेकिन जैसे ही उस शख्स से कोई गलती हो जाए
या फिर वो किसी वजह से दूसरों की उम्मीदों पर पूरा ना उतर सके तो उसकी सारी अच्छाइयों पर 1 मिनट में, 1 सेकंड में बल्कि पानी फेर दिया जाता है और दूसरे उसकी उस एक गलती की वजह से उसके तमाम जो अच्छे अमल हैं उनको भूल जाते हैं, रद्द कर देते हैं। अब ठीक वैसे ही ये महंगाई वाला मामला है। अब ये हुकूमत की मेरे ख्याल से बदकिस्मती समझ लीजिए कि महंगाई का जो जिन है वो मुसलसल आपे से बाहर होता चला जा रहा है। वफाकी हुकूमत ने बहुत से प्लान्स, बहुत से मंसूबे शुरू किए, लेकिन उन मंसूबों की तब तक अवाम की नज़र में कोई अहमियत नहीं हो सकती। मैं अक्सर प्रोग्राम में कहती हूँ, तब तक अहमियत नहीं होगी जब तक गरीब के पेट में 2 वक्त की रोटी नहीं चली जाती। अब यही वजह कि महंगाई हुकूमत के लिए सबसे बड़ा जो हुकूमत का मसला नंबर 1 है ना, या चैलेंज नंबर 1 है, वो है महंगाई। सर का दर्द बन चुकी है हुकूमत का ये महंगाई। और इस चैलेंज को पूरा करने के लिए, चैलेंज नंबर 1 को, मसला नंबर 1 को हल करने के लिए, चैलेंज नंबर 1 को पूरा करने के लिए, यानी महंगाई वाला जो मसला है, हुकूमत की ना सिर्फ ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, इन्होंने करना है इसको हल, बल्कि ये खुद हुकूमत की बका के लिए इंतहाई ज़रूरी है। क्योंकि अगले इंतखाबात में आपको पता है बेहतर परफॉर्मेंस दिखाने के लिए हुकूमती जमात को क्या बेहतर करना होगा, अपनी गवर्नेंस बेहतर करनी होगी। ग्रोथ रेट बढ़ने का फ़ायदा जब तक अवामी जड़ों तक नहीं जाएगा तब तक हुकूमत के सर पे ख़तरा मंडलाता ही रहेगा ऐसे ही। अच्छा, महंगाई की ना बहुत सी वजूहात बताई जा रही हैं, लेकिन IMF के एक वर्किंग पेपर के मुताबिक हुकूमत के मरकज़ी बैंक से कर्ज लेने से जो ज़र की रसद में इजाफा होता है और जो महंगाई में इजाफे की एक कह लें कि बड़ी या फिर अहम वजह बनती है। अब इससे ना सिर्फ महंगाई की शरह बढ़ती है बल्कि करेंसी की जो कदर है उसमें भी कमी आती है। अच्छा, ये भी इसमें बताया गया कि जी तरक्की पजीर जो ममालिक हैं उनमें हुकूमतें जो है ना अमूमी तौर पर मरकज़ी बैंक से कर्ज लेती हैं और तरक्की याफ्ता ममालिक जो है ना उसमें ऐसा नहीं होता है, या फिर कह लें कि बहुत कम ऐसा होता है। और जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उनमें इसकी वजह कह लें कि कमज़ोर या फिर लचकदार टैक्स बेस होती है। अब अमरीका और बरतानिया से लेकर मुतादिद ममालिक में जो अशिया की कीमतें हैं वो बढ़ गई हैं, जबकि पाकिस्तान के अवाम को भी इसी तरह की सूरत हाल का सामना आपको पता है। अच्छा, इसमें यह भी बताया गया है कि जी पाकिस्तानी हुकूमत रवा माली साल में 60 खरब रुपए का टैक्स वसूल करना चाहती है। अब इस हदफ के वसूल की जो सूरत है उसमें हुकूमत का, गवर्नमेंट का जो मरकज़ी बैंक पर इन्हिसार है वो कम हो सकता है। यानी गवर्नमेंट का मरकज़ी बैंक पर इन्हिसार जितना कम होगा, महंगाई में भी उसी हिसाब से कमी देखने में आएगी। अब इसके साथ साथ मरकज़ी बैंक पर जो इन्हिसार है वो कम होने से ज़ाहिर बात है रुपए की जो कदर है वो भी मुस्तहकम हो जाएगी। लेकिन अगर अभी की बात करूं, फ़िलहाल कुछ भी मुस्तहकम नहीं है। और जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं वो भी बढ़ने के इम्कानात बढ़ते चले जा रहे हैं और हुकूमत ने शहरियों पर एक और बिजली बॉम्ब गिराने का फ़ैसला कर लिया है। ज़रा सुन लें कि जो बिजली की कीमत है उसमें 3 रुपये 12 पैसे फ़ी यूनिट इजाफे का इम्कान बढ़ गया। अब ऐसे में अवाम क्या करेंगे, दुहाइयाँ देंगे ना जो दे रहे हैं बेचारे, लेकिन अपोजिशन अवाम की दुखती रग पर हाथ रखकर हुकूमत के लिए मसाइल के अंबार लगाना चाहती है। यानी अवाम का कंधा हमेशा की तरह ढूंढ रही है अपोजिशन का इस्तेमाल किया जाए अपना उल्लू सीधा करने के लिए। अब यही वजह है कि जब अपोजिशन से पूछा जाता है कि अगर महंगाई के खात्मे के लिए इनके पास कोई तजावीज़ हैं तो दे देना हुकूमत को। अगर आवाम का इतना एहसास आपको मारे चला जा रहा है, इतना एहसास आप करते, बताएं, तजावीज़ दें हुकूमत को ताकि मसला हल किया जाए। लेकिन हुकूमती अरकान का ये मानना है कि जिन लोगों ने करप्शन करके मुल्क को इस हाल में पहुंचा दिया, मुल्क को डुबोया, वो माशी हल क्या बताएंगे, वो तो सिर्फ इक़्तिदार के हसूल के लिए हाथ पाँव मार रहे हैं। अब 27 फरवरी को बिलावल साहब ने और 23 मार्च को PDM ने जो महंगाई के खिलाफ लॉन्ग मार्च धरने का ऐलान किया है। बिलावल क्या कहते हैं सवाल है किसी से कि हुकूमत के खिलाफ ऐलान जंग कर चुके हैं। यानी अब ये लोग बड़े कॉन्फिडेंट हैं अपनी अपनी जगह और कह रहे हैं हुकूमत गिरा कर ही दम लेंगे। ज़रा बिलावल का क्लिप चलाइएगा। जी, तो सुना आपने बिलावल को। अपोजिशन शायद ये चाहती है कि किसी तरीके से ऐवान का इमरान खान पर जो एतमाद है वो छीन लिया जाए। क्यों? क्योंकि बकौल अपोजिशन के इमरान खान हुकूमत ने लोगों के मुआशी और माशरती हकूक़ पामाल किए हैं। इसीलिए अपोजिशन ये ख्याल करती है कि जो मौजूदा हुकूमत है उसको हुक्मरानी करने का शायद कोई हक ही हासिल नहीं रहा। अच्छा, पीपल्स पार्टी ना हर तरह की वो स्ट्रैटेजी अपनाने को तैयार है जिससे गवर्नमेंट का बोरिया बिस्तर गोल हो सके। बिलावल ने जो 27 फरवरी को हुकूमत के खिलाफ इस्लामाबाद मार्च की कॉल दी है, लेकिन साथ ही वो ये इशारा भी दे रहे हैं कि अगर इस बात के इम्कानात पैदा हो जाते हैं, अगर कि हुकूमत के खिलाफ ऐवान में अदम एतमाद की तहरीक लाई जा सके तो पीपल्स पार्टी उसमें अपना किरदार अदा करेगी। लेकिन इन हाउस तब्दीली अपोजिशन के लिए एक बखेड़ा भी बनती चली जा रही। क्यों? क्योंकि अभी आपने हाल ही में देखा कि अपोजिशन सेनेट में अक्सरियत होने के बावजूद हुकूमत को बिल पास कराने से रोक नहीं सकी। तो अब इन हालात में अपोजिशन का एतमाद जब आपस में बढ़ने की बजाय मजीद कम हो रहा है, तो यहाँ तक कि पीपल्स पार्टी की सफ़ों में भी आपको पता है इख्तिलाफात सामने आ रहे हैं और पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं वो अपनी ही जमात को कह रहे हैं कि हमें शक की नज़रों से देखा जा रहा है।
कि हम हुकूमत का अंदर खाते साथ दे रहे हैं। तो ऐसे में अवाम कैसे ये समझे, कैसे समझेगी अवाम कि जी हम हुकूमत गिराने के लिए संजीदा हैं। अब ये कह रहे हैं, अब शायद इसीलिए यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने जो उनकी तरफ उठती हुई जितनी भी उंगलियां हैं उनको देखते हुए, समझते हुए सेनेट से जो अपोजिशन लीडर का ओहदा छोड़ देने का ऐलान किया है, ये उनका एक बड़ा ऐलान है। और अपना इस्तीफ़ा उन्होंने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल ज़रदारी साहब को भिजवा भी दिया। अब शेख रशीद साहब दावा कर रहे हैं कि जो अपोजिशन की सफ़ों के अंदर से 14 से 15 लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं, और शायद ये वजह है कि कौमी असम्बली के बाद सेनेट से भी हुकूमत का हर बिल मंजूर हो जाता है। अच्छा, शेख साहब क्या कहते हैं कि अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ कुछ नहीं कर रही। बिलावल ज़रदारी 27 फरवरी को आएँ और बाकी भी 23 मार्च को आएँ, और फजल आने का शौक़ है तो वो भी आ जाएं। यानी हुकूमत को धरनों से, लॉन्ग मार्च से कोई टेंशन, कोई परेशानी नहीं है। हुकूमत बड़ी पुरएतमाद है, लेकिन मौलाना साहब वो किसी पर भी एतमाद करने को तैयार नहीं है। और शायद यही वजह है कि वो 23 मार्च को ही हुकूमत के खिलाफ ये जो मुहिम जो है उसका पक्का इरादा भी रखते हैं। ज़रा चलाइएगा मौलाना साहब का क्लिप। अच्छा, सुना आपने मौलाना साहब को, लॉन्ग मार्च 23 मार्च को ही होगा और हर हाल में वो होगा। मौलाना साहब डट गए हैं, वो हुकूमत को पहले से ही गिरा हुआ समझ रहे हैं, और उनका ये ख्याल है कि हुकूमत को सिर्फ एक और धक्का देने की देर है तो हुकूमत रुखसत हो जाएगी। अच्छा, मौलाना साहब का ये जो बयान है ये महज सियासी भी हो सकता है, या फिर शायद वो मुस्तकबिल में कुछ बड़ा होता हुआ देख रहे हैं, या फिर वो सिर्फ और सिर्फ कह लें कि उम्मीद पर तकिया किए हुए हैं, क्योंकि अपोजिशन के पास अभी जो अवामी इशू है उस पर सियासत करने का एक ही कार्ड बचा है, और वो सबको पता है वो कार्ड क्या है जी, महंगाई का कार्ड। अब शायद अपोजिशन को ये लगता है कि जी महंगाई से सताए जो अवाम है, बेचारे अवाम, इनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाकर शायद सड़कों पे निकल है, क्योंकि महंगाई ने तो उनका जीना दुभर किया हुआ है, अपोजिशन को पता है। लेकिन हुकूमत इस बात में बड़ी पक्की नज़र आ रही है। वो कहते हैं जी चाहे कुछ भी हो जाए, हुकूमत कहती है कुछ भी हो जाए, अवाम किसी सूरत भी अपोजिशन के कहने पे सड़कों पर नहीं निकलेगी। और हुकूमत को ये यकीन क्यों है? शायद इसलिए है क्योंकि अपोजिशन इत्तेहाद, आपको पता है, कई बार अपने एहतजाज और धरनों की तारीखें बदल चुके हैं, यानी तारीख बदलने की एक तारीख है। और शायद इसी वजह से, और अपोजिशन की ऐवान में जो अक्सरियत है उसके बावजूद आपने देखा कि शिकस्त की वजह से ये सिराजुल हक साहब अपोजिशन की नीयत पर गहरा शक करते हुए यहाँ तक इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जी अपोजिशन हुकूमत को शायद गिराना ही नहीं चाहती। ज़रा चलाइएगा क्या कहते हैं सिराजुल हक साहब। अच्छा, सुना आपने सिराजुल हक साहब एक ही वक्त में अपोजिशन और हुकूमत दोनों को लताड़ रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि जी अपोजिशन ने हर वक्त हुकूमत का भरपूर साथ दिया, साथ नहीं सिर्फ भरपूर साथ वो कह रहे हैं दिया, और ये अपोजिशन हुकूमत के साथ मिली हुई, यहाँ तक उन्होंने कह दिया, बड़ी बात है जो कर रहे हैं। यानी सिराजुल हक साहब की बात का सीधा सीधा मतलब अगर निकाला जाए तो ये बनता है कि जी अपोजिशन जानबूझकर अक्सरियत में होने के बावजूद हुकूमत के बिल पास कराने में रुकावट नहीं बनी। और सिराजुल हक साहब यहाँ तक कह रहे हैं कि जी हुकूमत ने जो स्टेट बैंक को IMF के पास गिरवी रखवाया, ये बहुत बड़ी गद्दारी की है। अब नाज़रीन, सिराजुल हक साहब ने अपोजिशन की सियासत पर कई एतराज़ात उठाए हैं, लेकिन राना सुनाला साहब इस बात पर इत्मीनान का इजहार करते हुए सुनाई दे रहे हैं कि जी पीपल्स पार्टी ने सेनेट मंजूरी के वक्त दानिस्ता तौर पर बाकी अपोजिशन जमातों को धोखा नहीं दिया। और एहसन इकबाल साहब ये फरमा रहे हैं कि जी हुकूमत ने अवाम को हर तरह से धोखे में रखा हुआ है। दोनों का क्लिप एक है, टीम ज़रा चलाइएगा जी। तो सुना आपने दोनों लीगी रहनुमाओं को, राना सनाउल्लाह साहब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के ऐवान में अदम शिरकत की वजाहत को कबूल कर रहे हैं। हालांकि पीपल्स पार्टी के कुछ लोग उनकी अदम दस्तयाबी पर उनसे खफा हैं, नाराज़ हैं, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब बड़े मुतमईन नज़र आ रहे हैं। अब पीपल्स पार्टी से मुतालिक राना साहब की जो राय है वो ज़ाती है या फिर पार्टी पॉलिसी है, ये तो वाज़ेह नहीं है, लेकिन एक बात वाज़ेह है, बड़ी क्लियर है, वो क्या कि जी नून लीग और पीपल्स पार्टी एक दूसरे की तरफ, वो कहते हैं ना, बड़ा फूंक फूंक कर कदम रखना, ये सिचुएशन है। वरना अब तक धरने की एक ही तारीख का ऐलान तो हो जाता है ना। हालांकि दोनों बड़ी जमातों का हुकूमत गिराने का मकसद इनके बकौल हुकूमती नालायकी है, ना अहली है, हुकूमत बहुत निकम्मी है, और क्या कहते हैं करप्शन। और एहसन इकबाल साहब जो ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट है इसके बल पर ये हुकूमत को बाकायदा करप्ट तरीन हुकूमत करार दे रहे हैं। जब अपोजिशन जमातों का मकसद और वो नज़रिया जो होता है वो एक ही है, तो फिर एक सवाल उठता है, वो क्या कि जी अपोजिशन को अब इंतज़ार किस चीज़ का है। अच्छा, शाह महमूद कुरैशी साहब वो इस हवाले से कुछ चलाइएगा क्लिप। अच्छा, सुना आपने कुरैशी साहब को, क्या कह रहे हैं कि जी अपोजिशन जमातें खुद इंतशार का शिकार हैं। नून लीग कहती है कि सैनिक में पीपल्स पार्टी उनके साथ हाथ कर गई, ये लॉन्ग मार्च का शौक भी पूरा कर लें। तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब सूबे के लिए संजीदा है। शहबाज शरीफ और बिलावल को दावत दे दी है, मुखालिफिन को आवाम का दर्द अगर है तो हमारा साथ दे दें। अच्छा, ये शाह महमूद कुरैशी थे ना
जिन्होंने शेख रशीद की तरह पहले ही ये पेशगोई कर दी थी कि जी पीडीएम एक गैर फितरी इत्तेहाद है जो कि जी पानी का बुलबुला साबित होगा। और कुरैशी साहब का आज भी अपोजिशन से मुतालिक वही बयान है। अब जहाँ हुकूमत की परफॉर्मेंस पर अवाम बाकायदा नज़रें जमाई हुई बैठी हुई है, वैसे अवाम अपोजिशन से भी मस्बत सियासत की उम्मीद रखती है। लेकिन अपोजिशन आपको पता है मुसलसल हुकूमत के हर काम में कीड़े निकाल रही है, जिसमें नहीं निकालने बनते उसमें भी निकाल रही है। लेकिन मसाइल का हल बताने को कोई तैयार नहीं है, यानी कोई तजावीज़ ही दे दें, कोई हल है। इतना अवाम का दर्द आपको सता रहा है तो आप कोई अपनी तजावीज़ दे दें। अच्छा, हसन खाबर साहब क्या फरमा रहे हैं कि जी अपोजिशन सिर्फ एक ही हल चाहती है, और वो हल क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जी वो डील है, वो सिर्फ डील चाहती है। ज़रा चलाई का क्या कह रहे हैं वो जी? तो सुना आपने, हसन खाबर साहब का कहना है कि तहरीक इंसाफ डील करने वाली जमात नहीं है, कौम के मुजरिमों से कोई डील हो ही नहीं सकती। पार्लियामेंट में अपोजिशन का हाल सब ने देख लिया, और अपोजिशन ना पार्लियामेंट के अंदर कुछ कर सकती है और ना ही बाहर कुछ कर सकती है। अच्छा, गौरतलब बात यह कि अपोजिशन हुकूमत पर करप्शन के इल्ज़ामात लगा रही है, जबकि हुकूमत तो शुरू से ही अपोजिशन को मुल्क का लुटेरा करार दे रही है। और हुकूमत ये समझती है कि जिस दिन अपोजिशन को एनआरओ मिल गया उस दिन अपोजिशन महंगाई पर शोर डालना बंद कर देगी। माफिया हैं और माफिया की करप्शन आए रोज़ बेनकाब हो रही है। अच्छा, फ़ारूक हबीब इस हवाले से कुछ फरमा रहे हैं, ज़रा चलाइएगा उनका क्लिप भी जी। सुना आपने फ़ारूक हबीब को, वो कह रहे हैं कि जी शरीफ ख़ानदान ये चाहता है कि वो लूट मार करें और कोई पूछने वाला ना हो। इनसे जब भी हिसाब मांगा जाता है तो ये लोग इदारों पर हमलावर हो जाते हैं। अच्छा, जबकि फवाद चौधरी क्या कह रहे हैं कि जी नवाज शरीफ को हिसाब जो है ना वो तो हमें देना होगा, क्योंकि अब वो मजबूरी के तहत पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, क्योंकि बरतानवी हुकूमत ने नवाज शरीफ साहब की जो वीज़ा एक्सटेंशन है उसकी दोनों अपीलें मुस्तरद कर दी हैं। ज़रा चलाइएगा चौधरी साहब का क्लिप जी। सुना आपने फवाद चौधरी को। अब यानी हर कोई एक दूसरे की सियासी कुर्बानी करके अपना फ़ायदा हासिल करना चाहता है, लेकिन कोई खुद कुर्बानी नहीं देना चाहता। लेकिन किसी को हम ये भी कह सकते हैं कि अवाम भी शायद याद नहीं आ रहे हैं। अवाम का नाम बहुत लिया जाता है कि अवाम, बेचारी अवाम, महंगाई में पिसती हुई अवाम के साथ ये हो गया, अवाम के साथ वो हो गया। लेकिन नाम क्यों लिया जाता है, ये मेरे ख्याल से अवाम भी बहुत अच्छे तरीके से समझती है। अब महंगाई का अगर मसला है, अवाम की महंगाई जो आपको दर्द उठ रहा है अवाम के लिए, तो फिर बाकी जो हुकूमत कहती है अपोजिशन वालों को कि आपके पास तजावीज़ हैं, मसाइल का तो हल ही बता दें, तजावीज़ ही बता दें। लेकिन नहीं, यहाँ पे सिर्फ शोर शराबा करना है, हल किसी ने नहीं बताना। अगर ये जो हमारे रहबर हैं ये अवाम के लिए कुर्बानी देने को तैयार नहीं हुए तो फिर ऐसे कैसे चलता रहेगा? फिर ये जो हो रहा है यही चलता रहेगा और ऐसे कैसे चलेगा? निज़ाम तो नहीं चलेगा, ऐसे मुल्क तो नहीं चलेगा। इनको अपना रवैया बदलना होगा, वरना ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। सेनेट में अक्सरियत में होने के बावजूद अपोजिशन को शिकस्त हुई है, जिसके बाद हुकूमत ने अपोजिशन को आड़े हाथों लिया। हुकूमत का ये कहना था कि जब सारी अपोजिशन मिलकर स्टेट बैंक के तरमीमी बिल को नहीं रोक सकती तो वो हमारी हुकूमत क्या गिराएगी। अच्छा, अपोजिशन जमातों ने दबे लफ्ज़ों में पीपल्स पार्टी को इस शिकस्त का दबे लफ्ज़ों में जिम्मेदार ठहराया और सेनेट में अपोजिशन लीडर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की गैर हाज़िरी पर सवाल भी उठाए कि वो इस अहम दिन पर आखिर सेनेट में क्यों नहीं आए थे, क्या वजह थी। अच्छा, अपोजिशन के कुछ रहनुमाओं ने ये इल्ज़ाम भी लगाया है कि जी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने हुकूमत का साथ दिया है और जानबूझकर गैर हाजिर रहे हैं। और नाज़रीन, आज सेनेटर और सेनेट में अपोजिशन लीडर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने बतौर अपोजिशन लीडर मुस्ताफ़ी होने का ऐलान भी कर दिया है। अब इस हवाले से तस्दीक करते हुए यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का ये कहना था कि मैंने बतौर अपोजिशन लीडर अपना इस्तीफ़ा पार्टी को जमा करवा दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि स्टेट बैंक के तरमीमी बिल के हवाले से मेरी ज़ात से मुताल्लिक बातें की जा रही हैं कि मैंने इस मामले में शायद गवर्नमेंट का, हुकूमत का साथ दिया है। इन बयानात के बाद मैं अपोजिशन लीडर नहीं रहना चाहता। मौलाना फजल रहमान साहब और बिलावल जरदारी साहब ने एक बार फिर से ये ऐलान कर दिया कि जी उनके लॉन्ग मार्च मुकर्ररा तारीख पर ही होंगे और वो इस हुकूमत का खात्मा करके ही दम लेंगे। इस सारी सूरत हाल पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ और वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी सेनेटर ओन नवाज साहब। बहुत शुक्रिया ऑन साहब वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। ऑन साहब, हुकूमत की बड़ी कामयाबी है कि इसने कम नंबर गेम के बावजूद ये बिल है मंजूर करवा लिया और अब अपोजिशन लीडर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने भी इस्तीफ़ा दे दिया है। आप लोगों के लिए तो ये शायद अच्छी खबरें हैं कि अपोजिशन कमज़ोर हो रही है, लेकिन अपोजिशन की कमज़ोरी की क्या वजह आपको समझ आ रही है? पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जब जुम्मे वाले दिन जब ये बिल पेश हुआ तो तकरीबन तमाम ऑपोजिशन को इस बिल का पता था और सो मच सो कि इवन थर्सडे वाले दिन मैंने अंग्रेजी अखबार में भी पढ़ा था, मैं न्यूज़ और डॉन को में तो कहीं पढ़ा था कि जी स्टेट बैंक का जो लॉ है वो फ्राइडे गवर्नमेंट बिल करेगी।
सो ऑपोजिशन वाज टोटली ऑन बोर्ड कि जी उस दिन बिल आना है। उस दिन ऑपोजिशन का खास तौर पे लीडरशिप का जो क्राइसिस पैदा हुआ कि पूरी की पूरी लीडरशिप ही उसकी फॉलो आउट होगी। मतलब आप खुद सोचिए कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन अगर मौजूद ना हो तो वहां पे क्या एक प्लान चल रहा था, तो ऑटोमेटिकली वो बिल फेल हो गया। बट ये पहली दफा नहीं हुआ। अगर आप हिस्टोरिकल रिकॉर्ड चेक करें तो फरवरी 10 से लेके फरवरी 3 तारीख से लेके अब इस वक्त जनवरी की ये 25 तारीख तक कमोबेश 5 दफा हमने इन हाउस यानी कि विद इन द पार्लियामान हमने ऑपोजिशन को ये 5वीं दफा ये मात दी है। सो बाहर की आउटडोर मसरूफियात तो क्या उन्होंने हमें शिकस्त दी थी, इंडोर में भी मात खा गया। और सेनेट में खास तौर पे जहां उनको हमें तकरीबन 5-7 नंबर से उनके पास एक अददी मेजॉरिटी उनके पास है, वहां पे अगर वो अपने आप को साबित नहीं कर पाए, अगर वो वहां पे सर्वाइव नहीं कर पाए, डू यू रियली थिंक कि उनकी जो किसी भी किस्म की कोई तहरीक जो वो बाहर चलाना चाह रहे हैं वो कामयाब होगी? क्योंकि इशू एक्चुअली इनके नंबर्स का नहीं है, इशू एक्चुअली इनके मोटो का है। जो इनकी मोटिवेशन है ना, ये सारी की सारी तहरीक क्यों चलाना चाह रहे हैं, इनके मुहर्रिकात क्या हैं, एक्चुअली लोग इनको जज कर रहे हैं। और लोगों से ज्यादा इनके अपने जो पार्लिमानी लीडर्स हैं, अपने सेनेटर्स और एमएनए जो हैं, वो भी इनको भांप चुके हैं। मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ, मैंने थर्सडे नाइट को 2-3 टॉक शोज किए, तो जिन ऑपोजिशन के दोस्तों के साथ मैंने टॉक शोज, वो यहां तक कह रहे थे कि यार मेहरबानी करो ये बिल पास करो, जान अजाब को आई, हम अपने अपने घरों को जाएं, कब तक यहाँ बैठे रहेंगे। सो मतलब वो भी थक चुके हैं अपनी लीडरशिप की वजह से, कि उनकी लीडरशिप की, क्योंकि एक वो जो माइंडसेट होता है, एक जो परसिस्टेंसी होती है, वो किसी भी तौर पे ऑपोजिशन के लीडर्स की अपने लोगों के लिए नजर नहीं आ रही। तो उनके अपने लोग भी कह चुके कि यार ना कोई पॉलिसी है, ना कोई एजेंडा है, तो उसको देखते ऑटोमेटिकली ये फॉल आउट वेरी मच एक्सपेक्टेड था और यही हुआ। और आज फिर गिलानी साहब ने इस्तीफा भी दे दिया, जो कि एथिकल ग्राउंड्स पे शायद उनका बनता भी था, क्योंकि अगर वो एक इतने इंपॉर्टेंट बिल पे मौजूद नहीं थे तो वो उन्होंने दे दिया। बट समहाउ ये उनकी बहुत बड़ी ग्रेस है। बाय द वे, नॉट मेनी पीपल हैव दिस थिंग कि जी वो इस तरह के इश्यूज के ऊपर इतना बड़ा मॉरल स्टैंड ले। बट आई एम नॉट श्योर कि पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप है उनका इस्तीफा एक्सेप्ट करेगी। ये मोर और लेस एक पॉलिटिकल एक टूल के तौर पे होगा और शायद वो इस्तीफा उनका वापस कर दें। सो गिलानी साहब मंडे को फिर दोबारा इंटैक्ट होंगे, आई मीन कल परसों फिर दोबारा इंटैक्ट। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, और ये मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो हार मानने को तैयार नहीं है, मतलब ऑपोजिशन कमज़ोर है या नहीं है, लेकिन मौलाना साहब ये एटलीस्ट शो करने की कोशिश करते हैं कि वो बिल्कुल कमज़ोर नहीं है। अब उन्होंने मज़ीद दावा कर दिया कि जी इमरान खान साहब का जो रोब है या दबदबा है वो ख़त्म हो चुका है और 23 मार्च को पूरी कौम इस्लामाबाद में होगी। तो कैसे रोकेंगे आप मौलाना साहब को? मौलाना साहब ये जो बातें करें वाकई इतने कॉन्फिडेंट हैं, वाकई उनको लग रहा है कि हुकूमत वो गिरा देंगे? साथ उनके नवाज लीग भी है जिनके पास पंजाब में भी लोग हैं, तो उनके कॉन्फिडेंस की वजह आपको ये नून लीग भी लगती है या कोई और वजह है? फिज़ा भी अगर आप फिर वही हिस्टोरिकल रिकॉर्ड चेक करें तो मौलाना साहब ये पहली दफा नहीं आ रहे। हमारी हुकूमत को कम पेश तकरीबन 3.25 साल होने वाले हैं और वो पहले साल में ही इस्लामाबाद तशरीफ ले आए थे और उसने तमाम मसाजिद के तुलबा के साथ और अपनी पूरी फोर्स के साथ कम पेश 1 माह यहाँ बैठे रहेंगे। और यही ऑपोजिशन थी उस वक्त भी वो तो वक्त जाया करके वापस चले गए ना, कहते रहे कि हम खाली हाथ नहीं लौटे, लेकिन वो हाथों में क्या लेके लौटे आज तक किसी को नहीं पता, किसी को पता नहीं था। और वेरी फ्रैंकली आप जब ये वापस चले गए थे उसके बाद 2.5 साल इन्होंने कौन सा इंतजार किया है, कौन सी ऐसी जगह है, उन्होंने जलसे भी किए हैं, जुलूस भी किए हैं, नारे भी मारे। पिछले 2.5-3 साल में उन्होंने जो ऑपोजिशन का एक भरपूर रोल बनता था पूरा अदा किया। लेकिन हैविंग सेड दैट, जब इंडोर में यानी कि पार्लियामान के अंदर जहां उनको मेजॉरिटी हमने वहां इनको मात दे दी, डू यू रियली थिंक हम विल बी स्केयर्ड ऑफ देम कि इससे वो आगे तहरीक का क्या करेंगे, हमारा कुछ नहीं होने लगेगा। और दूसरी बात, कोई भी दुनिया की तारीख उठा के देख लें, कोई भी तहरीक उस वक्त तक कामयाब नहीं होती जब तक उसको पब्लिक की तरफ से कोई सपोर्ट हासिल ना हो। अगर आप इस वक्त पूरी ऑपोजिशन को कह लें कि जल्द से जुलूस करके देख लें, अवाम अगर महंगाई की वजह से किसी जगह पे हमसे अगर थोड़े बहुत नाराज भी होंगे, आई कैन अश्योर यू उन्होंने कभी भी ये चॉइस अगर उनको दी जाए ना कि आप इमरान खान साहब को छोड़े ऑपोजिशन की तरफ अपना ढलाव करें, वो नहीं करेंगे। दे नो इट कि दुनिया में एक इशू है, दुनिया में महंगाई है जिसका इम्पैक्ट पाकिस्तान में भी आया है, लेकिन इनके नारों में कितनी एक सदाकत है, वो इतने भी बेवकूफ अवाम बनने नहीं लगे। सो ये तहरीकों का वही हाल होगा जो पिछले 3.5 साल में तमाम ऑपोजिशन की तहरीकों का, और हमें ना किसी किस्म की कोई परेशानी है, ना रही है, ना होगी। हम अपना टेन्योर मुकम्मल करेंगे, हम अवाम को डिलीवर करेंगे सर, और 23 में इंशाल्लाह अलग इलेक्शन में दोबारा जाके। ठीक है। अच्छा, और नवाज साहब ये मौलाना फजलुर रहमान साहब एक और इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं कि जी इमरान खान साहब ने हुकूमत से निकालने पर फौज और अदलिया को खतरनाक होने की धमकी दी है। इस पर मैं आपका कमेंट चाहूंगी।
अच्छा, somehow ना प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि एक चीज याद रखिएगा, प्राइम मिनिस्टर साहब ऑफ हैबिट ऑफ स्पीकिंग फ्रॉम हिज हार्ट, वो अपने दिल से बात करते हैं। जिस दिन ये उन्होंने गुफ्तगू की थी अवाम के सामने, अब आपका वजीर आजम आपके सामने, तो उसमें किसी साहब ने शायद ये सवाल पूछा था कि जी इस वक्त एक बहुत बड़ी कोई तहरीकें चल रही हैं और अगर उसके नतीजे में आपकी हुकूमत गिर गई तो फिर क्या होगा। तो खान साहब ने अपने दिल से कहा था कि पहली बात तो इन तहरीकों से कुछ नहीं होने लगा, और दूसरी बात अगर इतने को बहुत बड़ा मजाक वो आ गया तो मैं बहुत ज्यादा खतरनाक साबित होऊंगा बाहर बैठ के। ये उनकी अपनी एक जहन की वो बात थी जो कि उन्होंने एक अपने 1-to-1 एक गुफ्तगू करते हुए आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट एक गुफ्तगू, अब उस पॉइंट को उठा के इन्होंने फिट कर दिया कि शायद वो किसी और को थ्रेट देने जा रहे थे। ऐसा कभी भी नहीं है, आपको शायद पता हो ना, हमने ये बात कभी भी नहीं की। लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त जो भी फोर्सेस मौजूद हैं, चाहे वो जिसको ये एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं, चाहे पॉलिटिकल फोर्सेस है, एक स्टेबिलिटी मौजूद है। गवर्नमेंट और तमाम फोर्सेस एक पेज पे हैं और तमाम चाहते हैं कि जमहूरियत में रहते हुए जो इस वक्त पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो इस वक्त बैठी है वो अपना टेन्योर पूरा करेगी और उसमें किसी किस्म की कोई एक हमारा डिफरेंसेस नहीं है। अब मौलाना साहब हैज अ हैबिट ऑफ प्लेइंग विद द वर्ड्स। आपने शायद देखा हो कि पिछले 15-20 साल में मैंने जिंदगी में कभी भी किसी शख्स को अल्फाज से इतनी खूबसूरती से हेर फेर करते नहीं सुना जैसा मौलाना साहब करते हैं। अब वो किसी की भी लाइन को कहीं पे फिट कर दें, ये कोई बहुत अचंभे की बात नहीं है। सो उसको इतना मेरे ख्याल में आपको और ये किसी को भी उनको इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए। ये पॉलिटिकल उनकी एक वॉरफेयर है, ये एक टूल है, वो नैरेटिव बिल्डिंग, ही इज अ मास्टर ऑफ नैरेटिव बिल्डिंग, सो इट इज नॉट मोर देन दैट। और अल्हम्दुलिल्लाह प्राइम मिनिस्टर साहब और उनकी पूरी गवर्नमेंट अपनी पूरी फोर्स के साथ मौजूद है। जी ठीक है। अच्छा, ऑन सब बिलावल ज़रदारी साहब कराची से लॉन्ग मार्च का आगाज़ कर रहे हैं और पीटीआई के कुछ वज़रा का भी कहना है कि जी वो भी उसी दिन सिंध में निकलेंगे कराची की तरफ। तो क्या ऐसे में मुल्क में तसादुम की फ़ज़ा कायम नहीं हो जाएगी? और अगर पीटीआई ये समझती है कि पीपल्स पार्टी के पास लोग नहीं हैं तो फिर आने दें उनको, फिर खौफ कैसा? अच्छा, पहली बात तो हमने कहीं पे नहीं रोका कि हम पीपल्स पार्टी को किसी जगह पे रोकेंगे। पीपल्स पार्टी एक जमहूरियत पसंद जमात है, पॉलिटिकली विजडम रखने वाले लोग हैं और उसी तरह तहरीक इंसाफ की भी जो लीडरशिप है वो भी उसी तरह विजडम रखती है जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा रखते हैं। हैविंग सेड दैट कि पीपल्स पार्टी का जो एजेंडा है वो महंगाई, अब उनकी जो पूरा का पूरा एजेंडा है इस मार्च का वो महंगाई है। लेकिन क्या वो ये साबित कर सकते हैं कि अगर चलो पंजाब में महंगाई तो चलो हम कह सकते हैं हमारी हुकूमत है, तो सिंध में जो महंगाई के एलिमेंट्स हैं या सिंध में महंगाई की जो हरकत है वो तो सिंध गवर्नमेंट है ना। अगर चीनी इस वक्त 130 रुपए किलो कराची बिक रही है तो वो यकीनन इमरान खान साहब या फेडरल गवर्नमेंट की वजह से तो नहीं है। अगर इस वक्त आटे का जो थैला है वो 1600 रुपए 20 किलो थैले का रेट कराची में बिक रहा है तो यकीनन हमारी वजह से तो नहीं है ना। लोकल वहां पे गंदम पैदा होती है, फ्लोर मिलें भी वही मौजूद है, गन्ना भी वही पैदा होता है और चीनी भी वही बनती है, तो फिर उन्होंने सस्ता क्यों? सो जो एलिमेंट और एजेंडा उनके पास है, फिर सिंध में वही एलिमेंट एजेंडा हमारे पास भी है। सो घोटकी से कराची की तरफ हमारा भी उतना राइट है जितना उनका कराची से इस्लामाबाद की तरफ। हैविंग सेड दैट, मैं ये आपको यकीन करा दूं, जहां भी हमारा ये क्रॉस होगा किसी जगह पे भी, चाहे वो लाड़काना होता है, चाहे वो सखर होता है या हैदराबाद में होता है, कोई तसादुम नहीं होगा। हम अपना एजेंडा लेके कराची जाएंगे, चाहे बाहर से गुजर जाए, साइड से गुजर जाए, और वो अपना एजेंडा लेके आएंगे। लेकिन कम से कम अवाम को, सिंध की अवाम को तो ये पता होना। अच्छा, सब ऐसे ठीक है, ऑपोजिशन ठीक है, ऑपोजिशन कहीं पे कमज़ोर भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, लेकिन एक हथियार ऑपोजिशन के पास बहरहाल है जिसको आप भी मानेंगे, गवर्नमेंट में बैठा हर बंदा मानेगा, वो है महंगाई का हथियार। क्योंकि अवाम को अगर अवाम का चले समझे अवाम को कैश करवाना है या अवाम के कंधे पर रख के बंदूक चलानी, ऐसे भी समझ लिया जाए, तो आपको पता है कि महंगाई एक ऐसा मसला है, इस पर अवाम ऑपोजिशन का साथ देने के लिए तैयार हो जाएंगे। क्योंकि गवर्नमेंट पे बहरहाल अवाम को इस टाइम पर महंगाई पर बहुत गुस्सा है, ये आप डिनाई नहीं कर सकते। तो इसको आप कैसे हल करेंगे? दो चीज़ मैंने आपका सवाल का जवाब खुद भी दिया था कि सिंध के अंदर अगर ये इशू है तो फिर सिंध में, क्योंकि हम ऑपोजिशन में हैं और सिंध में इस वक्त पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट है, तो जितना इस वक्त राइट उनका बनता है हमारे खिलाफ एहतजाज करना, उतना ही राइट एज एन ऑपोजिशन पार्टी हमारा सिंध में बनता है। पहली बात। दूसरी बात, अगर आप पूरे पाकिस्तान की बात करें जिसमें केपीके, लेकिन देखिए अब उनके एक सूबे में हुकूमत है, अगर आप सिटिंग गवर्नमेंट वहाँ पे ऑपोजिशन में, अगर आप वहाँ पे उनके खिलाफ एहतजाज करते तो आप लोग विफाक में बैठे हैं, पूरा मुल्क आप लोग चला रहे हैं इस टाइम पर, पीटीआई से ज्यादा उम्मीदें हैं लोगों को, तो आपके खिलाफ पूरी ऑपोजिशन मिलकर अगर एहतजाज करेगी, उसका कंपैरिजन सिंध में उनके खिलाफ एहतजाज मैं समझ नहीं पा रही। मैं आपका वही अर्ज कर रहा हूँ कि सिंध में तो एहतजाज हमारा बुनियादी हक है जिस तरह पीपल्स पार्टी का बुनियादी हक। Having said that, कि अगर पूरे पाकिस्तान, लेकिन ऑन सब अगर आप उनके खिलाफ एहतजाज वहाँ पे कर लेंगे एक सूबे में और वो पूरे मुल्क में आपके खिलाफ एहतजाज करने पर आ जाएंगे तो मसला कैसे हल होगा? मतलब एक ने ईंट मारी, दूसरे ने पत्थर मार दिया, मतलब हल की तरफ तो फिर कोई ना गया। मेरी अर्ज सुनिए,
एज अ गवर्नमेंट हमारे पास जो जो टूल्स हैं पड़े वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, चाहे केपी है, चाहे पंजाब है, और पूरे एज होल पूरे पाकिस्तान में। और जैसे कि आपको शायद पता है कि ग्लोबली एक इन्फ्लेशन का एलिमेंट मौजूद है पड़ा, और हम आवाम को भी बता रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर पूरा पूरा काम भी कर रहे हैं। अभी अगर आप उसको एहतजाजी तहरीक से चलाएंगे तो दो तरीके, एक जो सिंध में हम चलाएंगे एज एन अपोजिशन पार्टी, वो हमारा राइट है, और एक जो वहां पे पीपल्स पार्टी या बाकी जमातें पूरे पाकिस्तान में चलाएंगी। मैं आपको एश्योर कर दूं, अवाम की सपोर्ट के बगैर कोई भी तहरीक चल नहीं सकती। चंद लीडर्स जो अपनी मर्जी के बंदे अपने हलकों में से लेके आ जाएं, वो एक दिन के लिए, चंद घंटों के लिए आपके साथ गाड़ी तो दौड़ा सकते हैं, लेकिन एक बड़ी भरपूर एहतजाजी तहरीक चलाना इस वक्त पूरी पाकिस्तान में किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास नहीं, जितनी बड़ी स्ट्रीट फोर्स इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौजूद है। सो इनकी तहरीक का कामयाब होने का तो मैं कुछ नहीं कह सकता। अवाम की मोहब्बत लाभवाला इन चीजों से हट के महंगाई कितनी है, अभी भी उनकी मोहब्बत का एक लिंक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उनके साथ मौजूद है, जिसको वो जिस वक्त जहां चाहे इनकैश कर सकते हैं। हैविंग सेड दैट, हम अपनी जिम्मेवारियों से कहीं भी मुनहरफ नहीं हो रहे। हमें पता है कि अवाम की मुश्किलात हैं, हमें अंदाजा एक महंगाई का तूफान है, लेकिन उसको कम करने के लिए हमने अपने तय जो कुछ कर सकते हैं वो करते रहे और करते रहेंगे, लेकिन उस महंगाई का किसी भी तौर पे अपोजिशन कभी भी इनकैश नहीं करा सकेगी। ठीक है जी ऑन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, आपसे मुलाकात ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। हुकूमत के लिए एक और परेशान कुन खबर ये कि जी गैस बहरान पर कराची के सनतकारों ने वफाकी हुकूमत और SSGC को 72 घंटों का अल्टीमेटम दे दिए और सनतकारों को कहना यह था कि जी अगर गैस का मसला हल नहीं हुआ तो फिर SSGC हेड ऑफिस के सामने मुजाहरा और धरना देंगे। अब कराची के सनतकारों ने यह भी कहा कि गैस ना होने के सबब एक्सपोर्ट की मद में यौमिया 22 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है, जबकि प्रोडक्शन की मद में यौमिया 45 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि दिन भर में 16 घंटे गैस बंद रहती है। इस सारी सूरत हाल पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं। बिजनेसमैन ग्रुप के सरबराह मोहम्मद जुबैर मोतीवाला साहब, बहुत शुक्रिया जुबैर साहब ज्वाइन करने के लिए। हुकूमत को दिए गए अल्टीमेटम में आपने क्या मुतालबा किया है, नाज़रीन को जरा तफसीलात से आगाह कर दीजिएगा। हमने मुतालबा कोई नहीं किया। हमारी इंडस्ट्री जो है वो कोई 100 दिन से बंद है और 70 दिन तो मतलब डेफिनेटली हो गए जब 16 घंटे पूरा बंद होता है। इससे पहले डिस्टर्बेंस चल रहा था। अब हमने ये कहा कि भाई हमें गैस मुहैया की जाए, और जो इस वक्त जो पोजीशन है ये नहीं कि हम कह रहे हैं कि हमारी अपनी गैस को हमको डिनाई किया जा रहा है। हम ये चाहते हैं कि हमारी गैस हमको मिले। जो गैस हम 200 दे रहे हैं उसमें से जो उसका एसएनजीसी का बनता है एसएनजीसी से किया जाए, जो हमारा बनता है वो हमसे किया जाए। मैं ये उनसे ये कहता हूँ कोई बात नहीं, ये अगर इसमें कौन सी ऐसी कोई बड़ी खराबी और बड़ी रॉकेट साइंस है। दूसरी बात हम ये करते हैं कि देखें 180 MMCF गैस जो है वो गलत है ना, वो वहाँ चली गई है एसएनजीसी में, उसे वापस कर दिया जाए। 280 MMCF है, हमारी शॉर्टेज जो है तकरीबन 200 से 250 है। हमारी सारा पूरा कराची चलेगा तो किसी आयुर्वेद की किसी और गैस की जरूरत नहीं। हम अपनी गैस वापस कीजिए कि हमारी गैस जो चल ली गई, जो हम सिर्फ हम दे रहे हैं बलूचिस्तान की ठंड के अंदर, ये दोनों चीजों को अगर आप ठीक कर लें तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हमारे कारखाने चलेंगे। ये हमारी सदा है, हमारी हमारे साहब की सदा है कि काइंडली इसको देखें, अगर हमारी बात ठीक है उसके ऊपर अमल करके उसको गैस देता कि हमारी इंडस्ट्री चलेगी। अच्छा, तो जुबैर साहब आपको लगता है कि इतने कम वक्त में हुकूमत बाकी जो गैस बहरान है इसको काबू कर लेगी? मैं समझता हूँ कि लोड मैनेजमेंट नहीं हो रहा जो प्रॉपर, और इससे डेफिनेटली इससे जो कराची की सनतों का जो मैं जो दो बातें कर रहा हूँ डेफिनेटली उधर भी और यहाँ भी, इसके साथ साथ जो हमारा जो अपनी गैस है वो अगर हमको मिल जाए तो नथिंग लाइक इट, ये तो हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। अच्छा जुबैर साहब, भी आप लोगों ने गैस बहरान का जो जिम्मेदार है वफाकी वजीर हमाद अजहर साहब को ठहराया है, जबकि हमाद अजहर साहब ये कहते हैं कि गैस बहरान का जिम्मेदार सिंध हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना है। क्या कहेंगे आप? ये बात ये नहीं है, बात बिल्कुल जो हमाद साहब जो बात कर रहे हैं हुक्म इम्तना जो है वो स्टे ऑर्डर है कि आप डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे। हम तो डिस्कनेक्ट की बात ही नहीं कर रहे। वो ये कह रहे हैं कि जो नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है उसके कैप्टिव पावर प्लांट्स को बंद कर देना चाहिए। हम ये कहते हैं कि सबको चलना चाहिए, तो सबको चलाने के लिए अपनी गैस मौजूद है। वो गैस अगर हमको मिल जाए स्टे ऑर्डर की तो जरूरत ही नहीं, आप इसको कनेक्ट करके इसको डिस्कनेक्ट की हमने आज डिमांड की है अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपको कनेक्ट करना चाहिए।
सबको गैस मिलनी चाहिए। हमने तो उसके लिए एक दिन छुट्टी की भी कुर्बानी दी कि ठीक है कि बंद कर दीजिए और आप हफ्ते के बाकी किसी के सही गैस दे दें। नहीं तो ये बात जो है जो कितने लोगों ने लिया है, वो तो कोई मेरे ख्याल है 30-35 लोग हैं, 35 लोगों ने सारी इंडस्ट्री सारा कराची बंद हो गया। बात ये है कि गैस कम है, 920 MMC से हमको 200 MMC हमारी कम है। ये एक बुनियादी हकीकत है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। ये बलूचिस्तान के अंदर आज हम 200 MMC गैस दे रहे हैं। जब हम 200 MMC गैस दे रहे हैं और सारा साल 40 देते हैं, 8 MMC अगर एक्स्ट्रा गैस चली गई बलूचिस्तान में तो हुक्म इम्तनाई तो बाद में आएगा ना। वो हुक्म इसलिए किया उन्होंने कि ये इसकी गैस डिस्कनेक्ट के लिए आ रहे थे। जब वो गैस डिस्कनेक्शन कर रहे थे, डिस्कनेक्शन का केस में स्टे ऑर्डर है। इसकी ये नहीं है कि हमारे को गैस नहीं मिल रही इसके लिए स्टे ऑर्डर है। स्टे ऑर्डर इस बात का है कि आप डिस्कनेक्ट ना करें, सबके साथ हमको लोगों की इन्वेस्टमेंट से और जो है ना वो लोग समझ ये जो प्रोटेक्शन ठीक है, ये जो SSGC से आपकी बात हुई है, उनका ऑफिशियल मौकिफ क्या है, वो क्या कहते हैं? अभी तक देखिए, जब हमारी एक दफा बात हुई है उनसे और जब पूरी तरह से जो है ना हमारी उनसे जो जैसे बात होनी चाहिए ऐसे बात हुई नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हमाद साहब कराची आ जाएं या हमें इस्लामाबाद बुला लें। हमने प्राइम मिनिस्टर को अपील की है। हमारे पास तो सोल्यूशन, जब हम सोल्यूशन देने को तैयार हैं तो फिर इनको क्या एतराज है, और हम बैठ के एमिकेबली इसको सेटल करना चाहते हैं। ठीक है। अच्छा ज़ुबैर साहब, अक़वाम मुत्तहिदा और ब्लूमबर्ग की जो रिपोर्ट है जिसमें हुकूमती पॉलिसी की बाकायदा तारीफ की गई है, यहाँ तक आ गया कि जो मईशत है दुरुस्त समत में गामजन है, तो बहुत से लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि फिर आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि हुकूमत की जो मुआशी टीम है वो ठीक काम नहीं कर रही है? आप अपनी SSGC से पूछेंगे तुम्हारी इंडस्ट्रियल सेल्स कितनी कम हुई है गैस की, तो आपको जब वहाँ से पता चल जाए कि वहाँ की सेल्स कम हो गई तो हमारी इंडस्ट्री कम चल रही है। हमारे लिए तो कोई करने में या उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। ब्लूमबर्ग जो बात कर रहा है वो बिल्कुल सही है। गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है आपकी, वो जो उसकी जो स्कीम थी उसने बहुत जबरदस्त काम किया है और कोई 350-400 से ज्यादा बिलियन रुपए की मशीनें लगी हैं, एफिशिएंट मशीन हैं, अच्छी क्वालिटी प्रोडक्शन हो रहा है। इस वजह से हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है और हम एक्सपोर्ट को बढ़ा रहे हैं। इसमें तो कोई दो बातें नहीं है और मईशत सही गामजन है। लेकिन ये जो है ना स्पेनर है, ये कराची के साथ हो रहा है, बाकी जो मुल्क है वो चल रहा है, तो खाली कराची के साथ हो रहा है तो हम ये तो हमारे लिए तो मतलब कोई इसको साबित करने की जरूरत ही नहीं है हमें कोई। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद ज़ुबैर मोतीवाला साहब, आपके नाज़रीन। इसी के साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।